हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहन। आज मैं 2023 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री फिल्म रस्टिन को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिकन सिविल राइट मार्च के पीछे छुपे उस शख्स की जिसने 2.5 लाख लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए और उनके साथ होते भेदभाव को खत्म करने के लिए अपनी आवाज़ उठाने को मजबूर कर दिया। ये कहानी है अमेरिकन गवर्नमेंट को घुटनों पर लाने वाले और मार्टिन लूथर किंग के दाहिने हाथ कहे जाने वाले वायर्ड रस्टिन, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स को खत्म करने की इस लड़ाई में लगा दी। दोस्तों, मेरी ये वादा है ये कहानी सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी की हर उस लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे जिससे अभी तक आप भागते हुए आ रहे हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक ब्राउन लड़की को दिखाते हुए जिसको कई लोग एक साथ मिलकर मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन वो लड़का बस चुपचाप सब सह रहा था क्योंकि ये दो हर दिन हर पल उसके साथ होता है। हमें पता लगता है कि साल 1952 है जब अमेरिका में कलर डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन्स राइट, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, होमोफोबिया, पॉवर्टी और करप्शन सब चरम पर था। हर दिन कई लोगों को इस सब से गुजरना पड़ रहा था। अब ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं और अब हमें 1960 का समय दिखाया जाता है और हमारी मुलाकात होती है मार्टिन लूथर किंग से, जो अब तक अमेरिका के लोगों के बीच एक बुलंद आवाज़ बन चुकी थे, क्योंकि अब तक अमेरिका में सिविल राइट्स के लिए आंदोलन शुरू हो गए थे जिसमें मार्टिन लूथर किंग एक बड़ा नाम थे। हमें पता चलता है कि आंदोलन के कुछ बड़े लोग ये चाहते हैं कि मार्टिन लूथर किंग अपने 5000 लोगों को इकट्ठा करें और सरकार के खिलाफ उनके इस आंदोलन में उनका साथ दें, लेकिन मार्टिन लूथर किंग उन्हें साफ मना कर देते हैं क्योंकि अभी देश की हालत कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस सब के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन तभी उनके दोस्त भाई रस्टिन उन्हें याद दिलाते हैं कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो इस देश के ब्राउन लोगों की उम्मीद है। अगर वो चाहें तो वो इस आंदोलन को एक नई दिशा दे सकते हैं। रस्टिन के इतना समझाने के बाद तब जाकर किंग को ये बात समझ आती है और वो रस्टिन की इस लड़ाई में उनका साथ देने के लिए मान जाते हैं। एक्चुअली रस्टिन इस भेदभाव को खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाना चाहते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर एक आंदोलन करना चाहते थे ताकि उस समय पोजीशन में बैठी डेमोक्रेटिक पार्टी को डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक बिल पास करना ही पड़े। इसी वजह से तो इसमें अपने दोस्त किंग की भी मदद चाहते थे वो, लेकिन अब तक उनकी इस प्लान की खबर पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट में फैल चुकी थी जिसने उनकी नींद उड़ा दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने ब्लैक लोगों के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली रस्टिन की इन कोशिशों में उन्हीं के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। NAACP की चीफ ट्रॉय विल्किंस तो इससे सख्त खिलाफ भी थे। उनके विरोधियों ने इस मार्च को रोकने के लिए रस्टिन और किंग पर झूठे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए, जिसमें से कुछ लोग तो किंग के लिए ही काम करते थे, लेकिन रस्टिन की दिन पर दिन बढ़ती पॉपुलैरिटी से वो नाखुश थे, जिसकी एक और वजह यह भी थी कि रस्टिन होमोसेक्सुअल थे, जिसका फायदा उठाकर अपोजिशन में बैठे लोगों ने उनके और किंग के बारे में गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। तो रस्टिन ने NAACP से रिजाइन करने का फैसला लिया, लेकिन उन्हें पता था कि किंग उन्हें रिजाइन नहीं करने देंगे। ऐसा वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो उन लोगों को दिखाना चाहते थे कि वो भी उन लोगों से कम नहीं है, किंग के बहुत खास हैं वो। लेकिन जब रस्टिन किंग को अपना इस्तीफा देते हैं तो उनकी सारी उम्मीदें एक ही पल में टूट जाती है क्योंकि किंग उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। रस्टिन की एक ही पल में अकेले पड़ जाने से वो बिल्कुल टूट चुके थे और फिर अब तो उनका सिविल राइट मार्च का प्लान भी खत्म हो चुका था। आखिर उनकी विरोधियों की कोशिशें काम कर रही थी, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि यकीनन रस्टिन फ्यूचर में वो करने वाला है जिसके बारे में मार्टिन लूथर किंग भी नहीं सोच सकते थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद रस्टिन को दिखाते हुए जो एक प्रेस में एज ए कंटेंट राइटर वर्क कर रही है, लेकिन वो अब तक किंग की उस हरकत को भुला नहीं पाए हैं। पर इस सब के बावजूद उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अपनी लड़ाई को नहीं छोड़ा है। वो अब SNCC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं जिसमें कई सारे यंग जनरेशन के लोग इस डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन इस खास बात तो ये थी कि सिर्फ ब्लैक ही नहीं बल्कि वाइट लोग भी इस ऑर्गेनाइजेशन और इस लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन अब भी कई ब्लैक लोग भी वाइट लोगों को अपना नहीं पाए हैं। ऐसे ही उस दिन टॉप नाम की लड़की की लड़ाई एक फाइट से हो जाती है, लेकिन रस्टिन सही समय पर आकर सबको संभाल लेते हैं। लेकिन वो ब्लैक लड़का उन्हें किंग के साथ हुए उस इंसिडेंट को लेकर ताना मारता है। वो उनसे कहता है कि वो खुद तो कुछ नहीं कर पाए और उन्हें भी नहीं करने देना चाहते। रस्टिन को बहुत बुरा लगता है
लेकिन वो इस सब को अपने चेहरे पर नहीं आने देते। टॉम उनसे कहता है कि अब उन्हें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, वरना उनकी यूनिटी एक दिन टूट जाएगी। लेकिन रस्टिन उसकी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो टॉम उनसे कहता है कि जरूर वो किंग और उसके बीच हुए इंसिडेंट से परेशान है, जिससे वो काफी भड़क जाते हैं। लेकिन सच तो यही था कि रस्टिन आज भी किंग और अपने बीच हुए उस मनमुटाव को भुला नहीं पाए। काफी गुस्सा है उनके मन में, लेकिन टॉम उनकी फीलिंग्स को समझ पा रहा था। एक्चुअली टॉम और रस्टिन दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी। रस्टिन को अब तक समझ आ गया था कि अब उन्हें अपनी लड़ाई फिर से एक बार शुरू करनी होगी। तो वो अगली तिथि ये अनाउंस कर देते हैं कि वो दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा मार्च प्लान करने जा रहे हैं, जिसमें वो लगभग 1 लाख लोगों को शामिल करेंगे और व्हाइट हाउस के बाहर ऐसा प्रदर्शन करेंगे जिससे सबको झुकना ही पड़ेगा। वो सबको गांधी जी के टाटी मार्च याद दिलाते हैं, जिससे उन्होंने अंग्रेजी सरकार को घुटनों पर ला दिया था। रस्टिन अपना प्लान यूनियन लीडर को बताते हैं और उन्हें भी अपने इस मार्च के लिए मना लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी NAACP चीफ रॉय विल्किंस। आखिर रॉय विल्किंस ने पहले भी उनके इस काम को पूरा नहीं होने दिया था और आज भी वो ऐसा ही चाहते हैं। वो ये साफ साफ कह देते हैं कि वो सरकार के खिलाफ इस तरीके से काम नहीं कर सकते। उन्हें सारा फैसला अदालत पर ही छोड़ देना चाहेंगे। तो रस्टिन उन्हें याद दिलाते हैं कि आज भी जब एक नीग्रो बच्चा आगे बढ़ता है तो उसे बस नॉन वाइड नॉट अलाउड के साइन बोर्ड दिखते हैं और ऐसे में वो बस अदालत पर ही फैसला नहीं छोड़ सकते। लेकिन कोई फायदा नहीं होता, एक बार फिर उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। लेकिन तभी रस्टिन की मुलाकात होती है रॉय विल्किंस के ही सेक्रेटरी अलाइस से, और तब वो उसे बताते हैं कि रस्टिन अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। भले ही वो इस मार्च को संभाल ले, लेकिन विल्किंस और इस गवर्नमेंट को बस एक ही इंसान संभाल सकता है और वो है मार्टिन लूथर किंग। लेकिन रस्टिन किंग से मदद मांगना नहीं चाहते, तो वो अपने इस प्लान को वहीं रोक देते हैं। एक दिन रस्टिन जब अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे तो टेलीविजन पर वो कई पुलिस वालों को कई ब्राउन लोगों पर हाथ उठाते हुए देखते हैं और उन्हें मॉलेस्ट करते हुए देखते हैं, जिस पर उन्हीं का एक कोलीग उनका मजाक बनाता है, जिस पर उनकी उस आदमी से काफ़ी बहस समझाती है। तो उनका बॉस उन्हें रोकता है, लेकिन रस्टिन उसे याद दिलाते हैं कि ये वाइट लोगों के बच्चे नहीं बल्कि ब्लैक लोगों के बच्चे हैं, जिनको हर दिन इस देश में मॉलेस्ट होना पड़ता है, हर दिन भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझ सकते और अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हैं। अब तक रस्टिन ने ये सब छोड़ वापस अपने होम टाउन जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन तभी उन्हीं में से एक सिविल राइट एक्टिविस्ट एना बेकर उन्हें समझाती है कि अगर उन्होंने ये सब छोड़ दिया तो ये इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो वो उन्हें अपना गुस्सा भुलाकर किंग को इसमें शामिल करने को बोलती हैं। वो उनसे कहती है कि तुम्हारे प्लान्स के बिना अब किंग की कोशिशें भी बेकार ही साबित हो रही हैं। आखिर अब उन दोनों को इस देश के लिए एक खुला ही होगा, अपने एको को बुलाकर साथ काम करना ही होगा। अब तक रस्टिन को भी ये बात समझ आ चुकी थी, तो वो निकल पड़ते हैं किंग से मिलने। और आखिर आज 3 साल बाद दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं। इतने सालों की नाराजगी पल भर में ही दूर हो जाती है। रस्टिन किंग को बताते हैं कि कंडीशन अब और भी खराब होती जा रही है। अब तक उन लोगों की यूनिटी भी टूटने लगी है। ऐसे में उन्हें अब तक का सबसे बड़ा मार्च करना ही होगा, सरकार को उनकी ताकत दिखाने के लिए। और फिर विल्किंस को अभी तो बस किंग ही संभाल सकते हैं। किंग रस्टिन को भरोसा दिलाते हैं कि वो उनका साथ जरूर देंगे, पिछली बार की तरह अपनी बात से नहीं मुकरेंगे। और अगले दिन ही किंग इस बात की अनाउंसमेंट नेशनल टेलीविजन पे कर दी थी। और अब तक इस बार फिर सबके होश उड़ चुके थे। किंग और रस्टिन के एक साथ होने से सरकार में एक डर फिर से छा चुका था। उधर रस्टिन को हर पल की खबर अलाइस दे ही रहा था। उसे बताता है कि विल्किंस अब अपनी मनमानी करने के लिए जरूर रस्टिन पर हमला करेंगे, लेकिन रस्टिन इसके लिए तैयार थे। NAACP की मीटिंग शुरू होते ही विल्किंस बाइट के 70% आइडिया को हटाने को बोलते हैं, लेकिन इस बार किंग के होते हुए उनकी नहीं चलती और बाइट को इस मार्च का डिप्टी डायरेक्टर बना दिया जाता है। लेकिन आगे और भी मुश्किलें उनका इंतजार कर रही थी। रस्टिन और SLCC के लोग अब इस मार्च की तैयारियों में लग गए थे। उनका सबसे बड़ा काम लोगों को यहाँ लाना और उनकी सुरक्षा को ख्याल रखना था, तो वो इस काम में लग जाते हैं। इधर रस्टिन जब वाशिंगटन DC में जनरल स्टीव वाशिंगटन के इस नेशनल पार्क में होने वाली 2 दिन की इवेंट के लिए बताता है, तो वो जनरल उसे बताते हैं कि रॉय विल्किंस ने इस इवेंट को 2 दिन की बजाय अब 1 दिन का कर दिया है। अब ये सुनकर तो रस्टिन बहुत परेशान हो जाते हैं।
आखिर एक दिन में तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बार बायर्ड और विल्किंस में काफ़ी बहस हो जाती है, लेकिन विल्किंस अपनी बात से पीछे नहीं हटते। आखिर रस्टिन को उनकी बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि इस मार्च की सबसे बड़ी ताकत उनकी यूनिटी ही तो थी। ऐसे में उन्हें साथ काम करना ही था, लेकिन वो लोग नहीं मानते। एसएनसीसी के स्टूडेंट्स अब देश के हर कोने में जाकर इस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लोगों को पता कर अपने मार्च के लिए डोनेशन इकट्ठा करने लगते हैं, और देश के कई लोग इस मार्च को सपोर्ट भी कर रहे थे, ताकि इन बुराइयों को मार्च के जरिए दूर किया जा सके। उधर बाकी लोगों ने देश के हर कोने में से लोगों को इकट्ठा करने को शुरू कर दिया था, ताकि वो इस मार्च में शामिल हो सकें। उधर हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के कई फेमस ब्लैक आर्टिस्ट इस मार्च का हिस्सा बनने को तैयार थे, जिससे अब तो इस मार्च को एक और तगड़ा सपोर्ट मिलने लगा था। वेस्ट ने जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा था। इक्वालिटी और सोशल फ्रीडम का उनका सपना साकार होता नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच रस्टिन और अलाइस के बीच काफी नजदीकियां बढ़ चुकी थी। गवर्नमेंट को अब तक इस मार्च के सक्सेसफुल होने का डर भी सताने लगा था, तो वो इसी बात का फायदा उठाते हैं। हर ब्रॉडकास्ट, रेडियो और टेलीविजन चैनल पर रस्टिन और के होमोसेक्सुअलिटी की खबर फैलाती जाती है। उन्होंने सोचा था कि इससे मार्च पर जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन इसका उल्टा ही होता है। रस्टिन की इन खबरों से पूरा देश अब और भी ज्यादा इस मार्च की तरफ इंटरेस्ट लेने लगा था। रस्टिन इन खबरों से थोड़ा परेशान तो हो गए थे, लेकिन वो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते अब इतना सख्त हो गए थे कि वो पीछे नहीं हटते। आखिर अब तक मार्च की सारी तैयारियां हो चुकी थी, और अब मार्च शुरू होने में बस 2 ही दिन बाकी थे। लेकिन रस्टिन को आगे सबसे बड़ा काम करना था। हमें पता चलता है रस्टिन ने गांधी जी से इंस्पायर्ड होकर इस मार्च को नॉन वायलेंस के साथ कटअप करने का प्लान किया है, जिसमें कई सारे पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है नॉन वायलेंस के साथ इस मार्च को कंडक्ट कराने के लिए। रस्टिन उनसे कहते हैं कि उनकी लड़ाई इसी हिंसा की तरफ है जो हर दिन उनकी रंग की वजह से उन्हें सहनी पड़ती है, लेकिन वो इसे हिंसा के साथ नहीं बल्कि अहिंसा के साथ जीतेंगे। अब तक डॉम को रस्टिन और अलाइस के बारे में पता चल गया था, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने काम से पीछे नहीं हटता। लेकिन वो ये जरूर कहता है कि रस्टिन ने इस पर गलत इंसान को चुन लिया है, जिसका सबूत अगले दिन ही मिल जाता है जब अलाइस अपनी वाइफ के लिए रस्टिन को छोड़कर चला जाता है। और हम रस्टिन को भी समझ आ चुका था कि टॉम ही उसके लिए बेस्ट है। वो टॉम को कहता है कि जब तक वो जिंदा है वही उसकी फैमिली होगी, लेकिन वो ये बात याद रखे कि अब उसकी पूरी लाइफ सिविल राइट्स और देश के लोगों के नाम है। टॉम भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। अब तक रॉय विल्किंस को भी रस्टिन के पक्के इरादे समझ आ गए थे, तो वो भी उनकी इस लड़ाई में उनका पूरा साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें वादा करते हैं कि इस मार्च में 1000 नहीं बल्कि 2.5 लाख लोग शामिल होंगे। उनका वादा है। आखिर आज रस्टिन ने यह दिखा ही दिया था कि उनके पक्के हौसलों के सामने अब कोई नहीं टिक सकता, और उनकी मेहनत अब जल्द ही रंग भी तो लाने वाली थी। पूरे देश में बस एक ही नाम सुनाई दे रहा था, बायर्ड रस्टिन। मार्टिन लूथर किंग नेशनल टेलीविजन पर सबको ये बता भी देते हैं कि अगर आज ये मार्च पॉसिबल हो रहा है तो इसके पीछे की वजह बस ये रस्टिन है। उसकी हिम्मत और हौसलों की वजह से ही वो आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। दोस्तों, इस सब से हमें सीखना चाहिए कि भले ही पूरी दुनिया हमारी सपनों की उड़ान के खिलाफ हो, लेकिन हमारी मेहनत के आगे कोई हमें उड़ने से नहीं रोक सकता। बस हमें हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना ही होगा। आखिर आज वो दिन भी आ जाता है जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पूरा देश वाशिंगटन डीसी के लिए इस पार्क में इकट्ठा होने लगा था, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सिर्फ ब्लैक ही नहीं बल्कि वाइट लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और आखिरकार मार्टिन लूथर किंग इस मार्च को शुरू करते हैं और अपनी हिस्टोरिक स्पीच आई हैव ड्रीम के जरिए गवर्नमेंट को बता देते हैं कि वो लोग एक साथ है भेदभाव के खिलाफ इस लड़ाई में। इस दुनिया का हर इंसान अब आज़ाद है इस जिंदगी को जीने के लिए। आखिर आज वो हो रहा था जिसके लिए अमेरिकन सिविल राइट के पीछे के मास्टरमाइंड बायर्ड रस्टिन इन सब ने देखे थे। एट द एंडिंग सीन हमें बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था जिसमें 2.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसका 9 महीने बाद ही यूएस की गवर्नमेंट को इस डिस्क्रिमिनेशन और रेस को रोकने के लिए एक बिल पास करना ही पड़ा। और सिविल राइट्स मार्च के 50 साल बाद बायर्ड रस्टिन को बराक ओबामा ने पोस्टमसली प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम से अवॉर्डेड भी किया, और फिर यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये फिल्म के जरिए बायर्ड रस्टिन की हिम्मत वाली इस काम को बताया गया है जिससे बहुत ही कम लोग जानते हैं। और फिर महात्मा गांधी का रेफरेंस भी दिया गया है, क्योंकि 1949 या फिर 59 में बायर्ड रस्टिन इंडिया आए थे
और गांधी जी की इस फिलॉसफी को स्टडी किया था और उनसे बहुत इंस्पायर्ड हो गए थे। दोस्तों, आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही फिल्म के और एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।